इमरान खान से बड़ा झूठा अगले 500 साल में पैदा नहीं होगा। इमरान खान सीट पे होता, मैं अपनी मूंछ मुंडा देता अगर इमरान खान कुछ कर देता। आपने तो कहा कि मूंछ कटवा दूंगा, आपने तो पहले क्लीन शेव कर ली हुई है। अच्छा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान मुबारक की 21वीं तारीख़ का आगाज़ हो चुका है। ये दिन खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम शहादत है। इक़बाल ने क्या खूब कहा है कि मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली, इश्क़ रा सरमाया ईमा अली। पहले मुसलमान और मर्दों के सरदार अली हैं, इश्क़ के लिए ईमान का सरमाया अली हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, आपकी ज़ात वो जिसने बराह रास्त शजर नबूवत के ज़ेर साया परवरिश पाई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी ही आपकी तरबियत हुई। ये एज़ाज़ भी आपकी ज़ात बाबरकात को अता हुआ कि ज़िंदगी के सफ़र में जिगर गोशा रसूल खातून जन्नत सईदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा का साथ मिला। आप बाब इल्म, आपकी तबीयत में इंतहा का हिल्म, आपका शौक़ इबादत, जोश खिताबत, जुरत व शुजात, रियाज़त व तिलावत, हर वस्फ़ अपनी मिसाल आपका लक़ब अबू तुराब, आप मौला कायनात। और फिर ये हालात कि सुबह को मुश्कीज़ा लेकर जाते थे और यहूदियों के बागात में पानी देते थे और जो कुछ मजदूरी मिलती थी इसी से घर चलाते थे। आपकी शान मुझ नाचीज़ से कैसे बयां हो, जिनकी मिदहत बज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। फिर फरमाया, अली तुमसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। एक और मौके पर इरशाद हुआ, मैं हिकमत व दानाई का घर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। जब सूरह आले इमरान की आयत मुबाहला कि हम अपनी औलाद ले आए और तुम अपनी औलाद ले आओ नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया और फरमाया, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। आप अमीरुल मोमिनीन, मुर्तज़ा, असदुल्ला, यदुल्ला, हैदर करार और साक़ी कौसर। हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या कि मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान बयान कर सके। करोड़ दुरूद व सलाम हो आपकी ज़ात बाबरकात पर। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से। अब एक और एलामिया आ गया है और शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इसमें यह कहा गया है कि साजिश के सबूत नहीं मिले, लेकिन साथ ये भी कहा गया कि जो पहली कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें जो एलामिया आया था उसकी भी तौसीक़ की जाती है। अब नज़ीर लगारी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैरूनी मुदाखलत है वो तो हुई और बड़ी गलत थी, वो नहीं थी, तो लिहाजा वो बात तो वहीं की वहीं रही। इस पर ISPR ने भी कह दिया था मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। तो अब इसका हासिल क्या हुआ? फिर इससे आगे तो वो सियासत में ही खेला जाएगा कि हाँ जी वो तो साजिश का तो पहले भी ISPR ने कह दिया था, मुदाखलत तो हुई है। बिल्कुल, इससे तो यही साबित होता है और हमें ये साजिश और मुदाखलत का फ़र्क भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने ये सवाल भी किया है, मैंने भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर पूछा है कि भाई मुझे तो बताएं यार, साजिश क्या है, साजिश का मैनी क्या है, उसका दायरा कार क्या है, और फिर मुदाखलत का दायरा कार क्या है। साजिश पहले होती है या मुदाखलत पहले होती है? ये मुदाखलत और साजिश एक साथ होते हैं, तो ये सारे का सारा पता चलना चाहिए। अब ये ज़िम्मेदारी हो गई है उन इदारों की जो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, जो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई। अच्छा, मुदाखलत हुई है तो किसने की है, किसके ख़िलाफ़ की है, कैसे की है, उनके ऑपरेटिव्स क्या थे, किसने उस पर मुदाखलत के लिए अमल किया। मुदाखलत अंदरूनी तौर पर हुई, बैरूनी तौर पर हुई, दाखिली तौर पर हुई, खारजी तौर पर हुई। अमेरिका ने की, क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, अमेरिका ने की या हमारे अंदर बैठे लोगों ने की? यह बड़ा सवाल है और सवाल बहुत बड़ा सवाल बनकर उठेगा। इससे इन क्वेश्चन कौन होगा? अमेरिका हो रहा है, उसके ऊपर सवाल हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल होगा
पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों के ख़िलाफ़ या उनके बारे में होगा कि जनाब मुदाखलत को किसने, आपने ऑपरेट किया है, मुदाखलत को सियासतदानों ने ऑपरेट किया है, मुदाखलत को किसने ऑपरेट किया है, या मुदाखलत को इमरान खान ने खुद ऑपरेट किया है। ये सारी बातें उस वक्त तक वाज़ेह नहीं होंगी जब तक कि मुदाखलत के लफ्ज़ की तस्हीह नहीं, वजाहत नहीं की जाएगी। तस्हीह करें ना करें, हमें हमारे उससे गर्ज नहीं है, इसकी वजाहत करें कि आपने जब उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुदाखलत का, तो उसका दायरा कार क्या है और कितना वसी है, और मुदाखलत ने किस किस को कहाँ कहाँ पर मुतासिर किया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब लिख रहा था नाम कि हम किस तरफ जाएं नूर आरिफीन। इराक़ में जो हुआ वो मुदाखलत थी, साजिश थी। अफ़गानिस्तान में जो हुआ, ईरान में, शाम में, मिस्र में, लिबिया में, यमन, सोमालिया, वियतनाम, कहाँ तक हम जाएं? तो अब इसको हम किस तरह से ख़त्म करें? क्योंकि अब क्या कोई और हुकूमत आएगी 1.5 साल बाद, वो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएगी, फिर वो कहेगी जी दूसरी दफ़ा हुआ था उसकी भी तौसीक करते हैं, जो पहली दफ़ा हुआ था उसकी भी तौसीक करते हैं, और ये जो अंदरूनी मुदाखलत है किसी तरह काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसको किस तरह मंतिक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? या वो कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो क्या मुतालबा उन्होंने किया है कल लाहौर के जलसे में? जी नूरुल आरिफीन। यार सवाल आपका ठीक है, लेकिन मुंह का मज़ा ख़राब करने के लिए इमरान खान की बातें मुझे मत सुनवाया करें काइंडली। मैं वैसे ही इनको अवॉइड करता हूं क्योंकि इनकी बातें मेरे हाजमे के लिए सख्त मुज़िर हैं। अच्छा, इनकी कोई बात अकल की नहीं होती, कोई बात तुक की नहीं करती, सब बकवास होती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इंतहाई लो है, इंतहाई लो इस आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल है। ये जलसे में खड़े होकर के टारगेट वो बन रहे होते हैं टाइगर, और वहाँ जा करके भीगी बिल्ली बन के 4.5 साल की हुकूमत कर गए। ये ऐवान सदर में बैठ करके, ऐवान वज़ीर आज़म में बैठ करके क्यों इन्होंने नहीं अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए? क्यों गुरदासपुर का किला इन्होंने नहीं फतह कर लिया? IMF से भीख मांग मांग करके 4 साल तक मज़े करते रहे, हेलीकॉप्टर से उड़ करके। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ हेलीकॉप्टर पे, मुझे याद आया। अवाम पाकिस्तान जरा उस हेलीकॉप्टर को भी देख लें जिसमें ये उड़ते रहे। ये देखो भाई, ये मैंने घर में नहीं छापा, ठीक है? अच्छा। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसपे ये साइकिल बता करके और ये हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, और इनके पीछे ये सारे हमारे इदारों की गाड़ियाँ, सारी जैमर्स वाली और फलानी वाली। ये उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था? हज़रत उमर फारूक की बातें करते थे, ये इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ तुमसे बड़ा झूठा, इमरान खान से बड़ा झूठा अगले 500 साल में पैदा नहीं होगा। इमरान खान वो झूठा आदमी है, वो झूठा साबिक वजीर आजम है जिसने नवाज शरीफ को मेडिकल NRO अपने सिग्नेचर से दे करके बाहर भगाया। मैं उस वक्त प्रोग्राम करके कहता रहा कि नवाज शरीफ की मूंछ का बाल तुम नहीं तोड़ सकते, ऐसा ही हुआ। मैं कहता रहा कि आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल तुम नहीं तोड़ पाओगे, उसे मेडिकल NRO मिलेगा, उसकी जगह बिलावल सियासत करेगा। ऐसा हो रहा है, वक्त ने ये दिखा दिया। इमरान खान ने उस वक्त के साबिक उस वक्त मौजूदा थे। अच्छा, मतलब ये बात नहीं करूं? नहीं, ये भी आपने कर ली, वो रह जाएगी फिर कौमी सलामती, वो बात रह जाएगी। ये वाली की नहीं थी वैसे मैंने, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर मैं खत्म कर देता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद। बस आप कौमी सलामती मीटिंग के दौरान सुन लें 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये सवाल इंडिया में उठ रहा है कि भाई हम अरबों रुपए खर्च करके अगर वो काम नहीं कर सकते तो इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है। वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब हमसे ज़्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहाँ ये नैरेटिव बन रहा है। तो अब फौज जवाब दे ना, फौज जवाब दे मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है, इसका जवाब तो फौज को देना है। और फौज आकर बताए मुल्क के अवाम को। या अगर इंडोर्स करा लिया है पिछली मिनट्स को तो इसकी भी वजाहत की जाए कि जनाब आपने उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था, या आपने खुद कहा था जो है पूरे नेशनल होकअप पर आपने कहा था कि जी मुदाखलत हुई है। तो फिर ये बताएं ना कि मुदाखलत क्या थी, दायरा कार क्या था, मुदाखलत कार कौन थे, और उसके बाद उसके फैसिलिटेटर कौन थे, किसने ये सारा काम किया है। अगर ये कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, अगर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया है तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के साथ, मुल्क की सलामती के साथ जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कि आप मुल्क की सलामती करें, वो खेल रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं की जा सकती है। अब ये उन्हें जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नूरुल आरिफीन जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब की तसल्ली हो गई होगी। अब इसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी जो पिछली थी हम उस पर कायम है, ये भी कहा जा रहा है असद मजीद पर बड़ा दबाव था कि भाई कोई इधर उधर की बात कुछ और तरह कर दो, जो सफ़ीर थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी हुई है, मैं अब इससे किस तरह
पीछे हटूं, अंदरूनी मुदाखलत है, जो कुछ कहा गया वो सारा रिकॉर्ड पहले कहा जाता था, झूठ बोल रहा है, कोई खत कोई मुरासला कुछ भी नहीं है, ऐसी बात भी हुई, हम सहाफत छोड़ देंगे अगर ये बात सच्ची हुई। अब दूसरी दफ़ा उस पर मोहर सख्त हो गई है। अब मुदाखलत अगर अंदरूनी हुई है तो इसके बाद करना क्या है? हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना है, खुश हो जाना है कि भाई अंदरूनी मुदाखलत हुई, बड़ा अच्छा हो गया हमारे साथ। अब इससे आगे भी बढ़ा जाएगा या यहीं पर ये कोई जुडिशियल कमीशन आपके ख्याल से बनना चाहिए? टार्जन है यार आप, एक मिनट, कितने बड़े टार्जन है आप या आपकी रियासत? कितने बड़े टार्जन है आप? एटमी रियासत हैं आप, आपके मुल्क की सरहदों को पामाल करके एबटाबाद ऑपरेशन होता है, क्या कर लिया आपने? आपके मुल्क में मुदाखलत क्यों नहीं होगी? क्या करेंगे आप? आपके मुल्क की कौन सी सड़क है जो आपने खुद अपने पैसों से बनाई है? IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग करके आपका वजीर आजम और गवर्नर हाउस चलता है, ऐवान सदर चलता है, जिसमें बैठ करके ये नौरतन आपके सीने पर मूंग दलते हैं। आप अजीब किस्म की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की छठी नहीं पहली और आखिरी एटमी रियासत आप हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की एटमी वाहिद रियासत आप हैं और अमेरिका सुपर पावर नहीं, आप सुपर पावर हैं। भाई आपके मुल्क के हुक्मरान कौन होते हैं, ये फैसला वहां होता है, ये आज से नहीं हो रहा है। जनरल हमीद गुल को DGISI से आर्मी चीफ न बनने देने का फैसला भी वहीं हुआ था। ऐसे ही चलता रहेगा। जब इस तरह के फैसले वहां हो रहे हैं, जब आप एटम बम बना करके दुनिया को डराने के बजाय खुद डरे सहमे बैठे हैं, वहां से आपके हुक्मरान यहां से निकलते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर के, लंदन में और अमेरिका में जाकर के बैठते हैं, दुबई में जाकर के बैठते हैं। आपने किसी का कुछ कर लिया? अभी इनकी नवाज शरीफ की इद्दत खत्म हो रही है, अब वो आएंगे आकर के टार्जन बन करके, उनकी सारी क्लच प्लेटें सब बिल्कुल ओके टेक हो जाएंगी और आकर के वो सुपरमैन की तरह ची गुवेरा बन करके यहां इमरान खान के लत्ते लेंगे, कुछ कर लेंगे आप। भाई मुदाखलत बंद करनी है तो अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करना पड़ेगा, अंदर से इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि बाहर से मेरे घर का दरवाजा बजा करके आओ ना जरा कोई, अब तो फिर मैं देखता हूं कौन कितना बड़ा तमंदर है। ये हुकूमत आ गई है, तमाम बड़ी जमातें इसमें शामिल है, ये तो कर सकेंगी ना? कोई नहीं कर सकता, किसी के अच्छे खान नहीं कर सकते। IMF के पास ये नहीं जाएंगे, इससे पहले IMF के पास नहीं गए थे, तो वर्ल्ड बैंक पास जाने का मतलब कोई भी जो मर्जी कहता रहे कि इसको सदर बनाओ, इसको वज़ीर आज़म बनाओ। एक मिनट आपकी खुद मुख्तारी के मैं नजर उतारता हूं जरा, एक मिनट उसामा, आपकी खुद मुख्तारी। जरा 2 सवाल पूछूंगा, जल्दी से जवाब देना है वरना नंबर काट लूंगा। एमल कासी को जब लेकर के गए थे अमेरिकी कमांडोज, किधर थी आपकी खुद मुख्तारी? जवाब देना है, खामोश नहीं रहना, और हंसेंगे तो नंबर कटेंगे। आपके मुल्क की खुद मुख्तारी किधर झक मार रही थी जिस वक्त उसामा को एबटाबाद ऑपरेशन में लिटा दिया था? ओ भाई रहने दो यार, ये खुद मुख्तारी का चूरन। इमरान खान को आप उठा करके मुल्क के आला तरीन ओहदे पर बिठा दो, इमरान खान की जगह इमरान खान की 10 इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी, जिसने आवाज उठाई उसको आपने निकाल दिया। बिठा दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही है कि जब आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, आप फिर खड़े नहीं होते, फिर आपके इदारे खड़े नहीं होते। 55 वजीर रख करके हेलीकॉप्टर लोगों का कसूर नहीं है। मुख्तारी नहीं आती। घोड़े का सफर करो, घोड़े का सफर करो, 80 गज के घर में रह के दिखाओ अपने हुक्मरानों से, रह सकते हो? पार्लियामेंट हाउस थी मक्का मदीना में, मदीना में पार्लियामेंट हाउस थी। आप मुझे बताइए, सवाल किया उसका जवाब तो सुनिए ना। चूरन बेच रहे हैं वो दोनों वाकयात में जो लोग थे वो अब फिर हुकूमत में आ गए हैं और वो निकल चुका है जिसने कहा कि नहीं होने दूंगा ये मुदाखलत। तो फिर ये हाल है, या तो फिर उसके साथ खड़े मुझे खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके कह रहा हूं, एक मर्तबा कोई और ऐसा वाकया होता, इमरान खान सीट पे होता, मैं अपनी मूंछ मुड़ा देता अगर इमरान खान कुछ कर देता। ओ भाई को खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके दिए पे पल रहे हैं, उनके दिए पे पल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जब बोल दिया तो वो बुरा लगने लगा। चले अब आप पहले मूंछ रखें और उसके बाद फिर हम इस बारे में बात करेंगे। आपने तो कहा कि मूंछ कटवा दूंगा, आपने तो पहले क्लीन शेव कर ली हुई है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, ये तो एक हम एक बहरान से निकलते हैं, दूसरा बहरान हमारा होता है। हाँ जी, वो अल्लाह ताला कायम रखे जी। वो चूंकि नूर आरफी ने बात की थी इसलिए उनके लिए था। अब आप पूछे कि क्या पूछ रहे हैं? सर आपने मुझे बुला दिया। अच्छा गुजारिश ये है कि लतीफ़ा सुनाए ब्रेक पे जाए। अच्छा नहीं, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो अब पंजाब की जो सूरत हाल है, आपने सिंध को बड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं वहाँ मामलात, ज़रा पंजाब पर भी कोई फूक मार दे लगारी साहब। यहाँ भी जो आइनी बहरान है, अब यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म दे दिया है कि सदर कोई और आदमी करें या हलफ का तो मामला ख़त्म हो। कब से हमजा साहब जो हैं वो इंतज़ार करें। वैसे पंजाब में इस वक्त मैं आपको बता दूँ ब्यूरोक्रेसी सारी हमजा ही चला रहे हैं। इस वक्त बुज़दार साहब के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन चले वो कानूनी तकाजा है वो भी तो पूरा हो जाए। जो मज़हका खेज सूरत हाल पैदा की है PTI ने पंजाब के अंदर, ऐसी मज़हका खेज सूरत हाल कभी किसी मुल्क में पैदा नहीं हुई है। और ना ऐसा पैदा यही हुआ जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, अदालत कह रही है 10:30 बजे जाकर इजलास करो और वोटिंग करवाओ।
रात को 12:30 लच्छेदार तकरीरें हो रही हैं। हमारा मुल्तानी पीर जो है गले के अपने ख़ास अंदाज में, ख़ास लहजे में और मखरज निकालते हुए, और सुबह भाई सराइकी बंदा, मुझ जैसा सराइकी बंदा क्या वो उर्दू कैसे बोलेगा? मैं तो ऐसी उर्दू बोलकर आप लोगों के सामने बैठ जाता हूँ और बात करता हूँ, और वो जो है बड़ी लच्छेदार किस्म की गुफ्तगू करते हुए उनने वक्त बर्बाद किया ऐवान का, और रात को 12 बजे तक मामला लेकर जाए। ये क्या था? ऐवान में लेट जाना, ऐवान में वो कार्रवाई ना होने देना जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने का हुक्म दिया था, और जिस जो आइन में लिखा हुआ था, जिस तरह से हुआ था, उस दिन से ये शुरू होगा मामला। अब भी जब किसी ने यहाँ से शुरू किया, फवाद चौधरी से लेकर आरिफ अलवी तक जब ये मामला चला, और जब इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के वायलेशन पर कार्रवाई हुई, तब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है अपना पैर पकड़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कि सारे के सारे आरपीन जो कह रहे हैं, मैं इंडोर्स करता हूँ, ये मोहताज हैं आके वली नेमत के, आके वली नेमत की इजाज़त आएगी। अब जाकर वो सुन लेना यार, आज की खुद मुख्तारी, आज की साजिश, आज की मुदाखलत, आज की ये सारी चीज़ें, आज का पंजाब की गवर्नमेंट, आज की वफाकी हुकूमत, ये सारा कुछ सुन लें। उसने तो, हमीद गुल ने तो वादे कह दिया था कि भाई मेरा तो हो चुका तो करो, लेकिन कहीं और से, और नाम लिया था उसी मुल्क का जिसके मुल्क के बारे में इमरान खान ने साजिश का वो लेकर आए हैं चूरन, वो बेचने के लिए। उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो हो चुका था आर्मी चीफ, और असलम बेग के बाद मुझे नहीं बनाया गया, किसी और को बनाया गया, और वहाँ से हिदायत आई थी। यार आप अपने आप को, अपने इदारों को, क्या ये बैठकर बातें जो सोशल मीडिया पर होती हैं, क्या हम वो बातें यहाँ बैठकर करें? तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम इदारों का एहतराम करते हैं, इन्होंने हमारा दिफा करना, हमने अब भी इनसे ये तवक्को लगा रखी है कि इन्होंने हमारा दिफा करना है। हम अब भी ये समझते हैं कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें भी अब भी ये समझते हैं कि ये हमारी जो है दिफाई दीवार हैं। लेकिन अगर ये सारी सूरत हाल में वो कन्फ्यूजन फैलाएंगे, वो एक तरफ कहेंगे साजिश नहीं हुई, एक तरफ कहेंगे मुदाखलत हुई है, तो फिर हम किसको जवाब दें? किससे पूछें जाकर कि क्या बात है? आप हमें साजिश भी समझाएं, मुदाखलत भी समझाएं। और जो कुछ पंजाब में हो रहा है, हाँ जी, इतना ज्यादा गैर आईनी, गैर अखलाकी, बल्कि बदतरीन अखलाक का मुजाहरा जो है वो यहाँ हुआ है, जो पंजाब में हो रहा है कि भाई एक आदमी ने ले ली सीटें, एक आदमी का, अच्छा चलें अब ठीक है जी, वोट देने चाहिए थी काफ लीग के उम्मीदवार को। आज पता चल गया कि काफ लीग के पाकिस्तान के सरबराह जो हैं, उनके बेटे ने वजारत का हल्फ उठा लिया है। अब ये कहाँ से उम्मीदवार हो गए थे? सही, जनाबे परवेज इलाही चौधरी साहब, उन्होंने तो अपनी कश्तियाँ खुद जलाई हैं। अच्छा सर, इस पर हमने आगे बात करनी है। वो जो नून से हम शीन का कहते थे, यहाँ तो काफ से शीन निकल गया। नूर आरफीन, एक तो सदर साहब ने अब हलफ लेना शुरू कर दिया, उनकी तबीयत अब बेहतर हो गई है, तो लगता है कि गवर्नर साहब भी शायद ये करेंगे, या नहीं तो कोई और, अब हाईकोर्ट का हुक्म आ गया है, कोई और आदमी हलफ ले लेगा, ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा? या आपको लगता है कि और क्राइसिस कहीं ना जन्म ले ले? क्योंकि अब ये बात हो रही है कि चले यहाँ तो हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दिया, कह दिया कि फौरी तौर पर कोई हलफ ले ले, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले मामला सुलझा दिए, लेकिन वो मुनहरिफ अराकीन का मामला, वो जो मंडी लगाई गई, जो भी कुछ हुआ है, उसका फैसला अब ईद के बाद भी पता नहीं कब होगा, वो आगे मामला चलता चला जा रहा है। वो भी अगर जल्दी से निमट जाए तो हम ये सारे क्राइसिस से शायद निकल जाएं। बात ठीक है, बात ठीक है। मुनहरिफ अराकीन के मामले को भी उसी तरह से टेकअप करना चाहिए जिस तरह से इन सारे मामलात को हुआ है, और ये खुशाइन बात है। अगर सदर आरिफ अलवी ने अपनी ज़िद को, अपनी हटधर्मी को तर्क करके, अपनी अना को ताक पे रख करके और ये सारे काम करने का फैसला किया तो अच्छा है। लाहौर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन आई और उसके बाद फिर यहाँ पे हमजा शहबाज को जो हुआ, बस अब उसको कबूल करके और आगे बढ़ें। एहसन इकबाल ने कल ट्विटर पर सारा दिन चलता रहा कि जी फरमाइए। मैं कह रहा हूँ, आप बड़े आइडियलिस्ट आदमी हैं, आप दिल से बात करते हैं, ये जमहूरियत के लिए कैसा है? मैंने जितना देखा कि ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकता, ये मुगलिया दौर का या ये ख़ानदानी निज़ाम के। वालिद साहब जो हैं वज़ीर आज़म हैं, बेटा वज़ीर आला है, उसके बाद मरियम साहब भी मौजूद हैं, अभी ताया साहब भी हैं, वो भी बाहर बैठे हैं, उसके बाद उनकी अगली जनरेशन तैयार हो रही है। ये हमारे मुल्क के लिए या जमहूरियत के लिए कैसा है आपकी नज़र में? सुम्मे कातिल है, जहर है। ये जमहूरियत नहीं है, ये मौरूसियत है, बल्कि ये मौरूसियत की बदतरीन शक्ल है। वो पीपल्स पार्टी में हो या वो नून लीग में हो, ये तो मैं डे वन से कहता चला आ रहा हूँ। इस पे तो आपके साथ कोई बहस करनी ही नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ एएनपी के बारे में भी सवाल जो कहेंगे, वो पहले से कहता हूं के बारे में भी आप यही कहेंगे, बाकी जितनी जमातें हैं उनमें भी यही कहेंगे, मेंगल साहब की जमात में भी फिर इस तरह है। हमारे तो कोई जमात बची नहीं फिर। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ सिर्फ अगर आप मुझसे जो कहलवाना चाह रहे हैं, मैं खुद ही कह देता हूँ कि पीटीआई को आप दाद दीजिए जनाब इस मामले के। पीटीआई के ऊपर यहाँ इस मामले में कोई ग्रुप नहीं। लगारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत माजर नूर जी। लगारी साहब सर ब्रेक है। जी मैं ये अर्ज करता हूँ, एक ही वक्त में अमेरिका में जॉन फोस्टर डलास वज़ीर ख़ारजा था, उसका सगा भाई उसी वक्त वो
CIA का डायरेक्टर था, डायरेक्टर जनरल था, और वो यहाँ कराची आया था। और ये जहाँ पर इस वक्त एक होटल है उसके साथ अमरीकी सफारत खाना होता था, साथ में वज़ीर आज़म हाउस होता था। वो दोनों भाई वहाँ आए, वज़ीर आज़म जो उस वक्त था अयूब खान, उसको साथ लिया, फिर आगे गवर्नर जनरल हाउस गए, वहाँ जाकर अपनी निगरानी में मार्शल लगवाया और एक थप्पड़ एक जनरल आज़म का वो इस्कंदर मिर्ज़ा की गाल पर भी पड़ा था। ये दोनों भाई देख रहे थे और दोनों भाई हुक्मरान थे। एक जॉर्ज बुश सदर होते थे, उनके दो बेटे एक ही वक्त में जो है वो थे गवर्नर थे, दो सूबों के और बहुत अहम सूबों के गवर्नर थे। इस तरह से अमेरिका में सुने आप, इस तरह से अमेरिका में एक विलियम बेंट था, वो मैं इसे 1 मिनट लूंगा, चलें आप कर ले, ब्रेक ले लें। अच्छा चलें ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि नून के टुकड़े होने हैं, वो नून तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इकट्ठी हो गई है, बल्कि ख़ानदान इकट्ठा हो गया है, पूरी तरह से बिल्कुल काबिज़ हो गया है। अब एक तरह से आप देखें हुक्मरानी में हर तरफ आपको शरीफ ख़ानदान दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो चौधरी ख़ानदान है वो बिखर गया है। ब्रेक के बाद बात पता चला। मुस्लिम लीग नून की बड़ी बात होती थी जी, इसमें से शीन निकलेगी, यानी शहबाज शरीफ साहब अलग होंगे, मरियम साहब अलग होंगी, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन हो यह गया है कि काफ लीग में से इस वक्त नज़र आ रहा है कि कुछ हिस्से होते चले जा रहे हैं, और अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब और मुन्निस इलाही ये एक तरफ हैं और चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे वो दूसरी तरफ हैं। क्योंकि एक तरफ मुन्निस इलाही साहब पहुंचे हुए थे लाहौर जलसे में और इमरान खान साहब कह रहे थे आज भी आप वज़ीर आज़म हैं, आइंदा भी आप वज़ीर आज़म होंगे हमारे, जबकि दूसरी तरफ सालिक साहब जो कि चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं वो हलफ ले रहे हैं। आज हलफ ले लिया उन्होंने शहबाज शरीफ की काबीना का, और उसमें चौधरी शुजात साहब का बयान भी आ गया कि जी सब मेरी इजाज़त से हुआ है, सब कुछ मेरे कहने पर हुआ है, मेरे नज़रिए के मुताबिक हुआ है। अब नूरुल आरफीन, ये अजीब बात है कि अब मामलात ये चौधरी फैमिली के कैसे चलेंगे, ये तो बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स की तरफ मामला चला गया है। आपको लगता है कि ये दोबारा इकट्ठे हो सकेंगे? जिस तरह हम कहते हैं कि जनाब क्या कभी तहरीक इंसाफ और अब जो हुकूमत में जमाते हैं वो सब इकट्ठी हो सकेंगी, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई नज़रिया, कोई उसूल, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई दोस्त दुश्मन परमानेंट नहीं होता, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि क्या ये हो सकेगा। हाँ जी बिल्कुल हो सकेगा, पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। पकड़ के एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले देख लीजिए हुकूमत में बाहम शीरो शकर हैं, और बहुत सारी मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। बहुत उरूज जब आप देख लेते हैं तो फिर उसके बाद जवाल तो आपका मुकद्दर होता ही है। बेहतर होता है कि उससे पहले आप क्रीज से साइड पे खड़े होकर के और अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, लेकिन वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वो जो चार्ट लगी हुई है हर हुकूमत में अपनी रेट लगवाने की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और परवेज़ इलाही साहब ने ये किया क्यों, मेरी ये समझ में अभी तक नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आया कि इतना अहम ओहदा कई मरतबा, 2 मरतबा तो कम से कम वो एंजॉय कर चुके हैं, इतनी सारी पोजीशंस पे वो रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, फिर पता नहीं क्यों एक ओहदे के लिए उन्होंने अपनी इतनी ख़ानदान की जो सियासी तारीख़ है उसको अचानक आकर के और बट्टा लगाया, उसके बाद फिर शान से मार खाई, फिर उस पर पायोडीन लगा करके और वो हाथ उठा करके वो बद्दुआएं देते रहे। मतलब ये एक दिन तारीख़ में अगर इस तरह का लिखा था और आपको पता भी था कि आना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए थी कि किसी तरह से इसको अवॉइड करें। चौधरी शुजात हुसैन साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि अमली तफसीर बने हुए हैं। उनको नज़र आ रहा है कि उनके सामने उनकी ख़ानदानी जो शराफत है, इन्वर्टेड कॉमास में कह लें या वैसे ही कह लें, उसका जनाजा निकल रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि महज एक सीट के लिए, एक कुर्सी के लिए उनके साथ, उनके तख्त व ताज के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। अगली हुकूमत में, अगले सेटअप में भी शायद ये सब बरकरार रहता अगर तो ये सब कुछ ना हुआ होता। ये नाखुशगवार याद ही कहूँगा मैं इसे। अच्छा लगारी साहब, आपको क्या लगता है ये क्या हुआ? क्योंकि अभी जरदारी साहब फिर गए, चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि ये सारा जो सेटअप बना है इसमें नज़र आता है कि जरदारी साहब का ही एक कलीदी किरदार है। चाहे शहबाज शरीफ को कहा गया हो कि जी जाओ जाकर मिलो चौधरी शुजात से, परवेज़ इलाही से, वो सारा कुछ उनका बुलाना, ये सारा जो भी इस वक्त सेटअप है जरदारी साहब ने इसको क्रिएट किया। बिलावल साहब ने भी कहा कि जी ये कहीं वाशिंगटन में नहीं, ये वाइट हाउस में नहीं, ये सारी साजिश जो है बिलावल हाउस में तैयार हुई, वहीं पर ये सारा कुछ किया गया। तो अब ये चौधरी शुजात साहब तो इधर आ गए, परवेज़ इलाही साहब अब चले गए, क्या उनकी भी वापसी का कोई इम्कान है? आपको लगता है जरदारी साहब कहते हैं जी मुफाहमत होनी चाहिए, या आप समझते हैं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता? मुन्निस इलाही साहब, क्योंकि मेरी खबर यह है कि मुन्निस इलाही साहब असल में वो फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से परवेज़ इलाही साहब को भी छोड़ना पड़ गया अपने बेटी की खातिर। उनको ये लगता है कि मुस्तकबिल में शायद तहरीक इंसाफ के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है।
देखें, ये गलती तो उस वक्त हुई ना कि जब वो चौधरी शुजात को बताए बगैर जो है उठकर बनी गाला चले गए थे, और ये बाप बेटा दोनों चले गए। पीछे से जब उन्होंने ऐलान किया कि हम उनके साथ चले गए हैं और हम वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे, तो पीछे से चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया। उन्होंने उसी वक्त जो है वो चीमा ने, तारिक बशीर चीमा ने भी ऐलान किया कि हम नहीं वोट देंगे, और तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि मैं चौधरी शुजात हुसैन की मर्ज़ी से ये बयान दे रहा हूँ और उनसे पूछ कर ये बयान कर दे रहा हूँ। और उनके बेटे भी उनके साथ है और पार्टी भी अब उनके साथ है, इसलिए कि पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के साहिबजादे और चौधरी शुजात हुसैन के भांजे और चौधरी मंजूर इलाही के पोते चौधरी ज़हूर इलाही के नवासे ने अपने ख़ानदान को तकसीम करके रख दिया है और ख़ानदान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मोनिस इलाही के सर पर ताज सजेगा, लेकिन इस तरह सी चीज़ें होती रहती हैं। ये नहीं है ऐन मौके पर ये मंजिल पर पहुंच चुके थे। वज़ीर आला तो इनको होना था, कहीं कहीं दूर दूर तक पता नहीं था कि हमजा शहबाज भी वज़ीर आला होंगे, इसलिए कि इनका तो तय हो गया था, इन्होंने हल्फ उठाकर तय कर लिया था। फिर दुआ खैर भी हो गई थी, दुआ खैर के बाद जो है ये उठे और वहाँ चले गए बनी गाला, और वहाँ से वापसी पर उन्हें पायोडीन लगाना पड़ा। ये सारा कुछ भी होता रहा, ये सामने है। और आप जो फोटो दिखा रहे हैं उसमें इस वाक़े पर खुद हंसते नजर आ रहे हैं जनाब परवेज़ इलाही साहब। लेकिन जरदारी साहब माफ़ कर दिया करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, तो कोई वापसी का चांस है? आपको क्या लगता है? खानदान तो जिस तरह नूर आरिफी ने कहा शायद कहीं इकट्ठा हो जाएगा। मेरा देखें एक बात, मुझे ये जो है कैमरे के सामने नहीं कहना चाहिए था। मुझे आज तक पता नहीं है, जरदारी साहब से और मेरे बहुत अच्छे मुरासिम थे, एक सहाफ़ी और एक सियासतदान के तौर पर, लेकिन थे बहुत अच्छे। और जरदारी साहब ने कता ताल्लुक़ का फ़ैसला किया, मुझे मालूम है कि किसके कहने पर किया है, लेकिन पिछले 4 साल से तो हमारा दरमियान कोई रब्ता नहीं है। तो जरदारी साहब कुछ चीज़ें दिल में रखते हैं, जो लगाई बुझाई कोई करे उसके ऊपर भी दिल में रखते हैं। तो मुझे मालूम है कि जब वो दिल में रख लेते हैं किसी चीज़ को, तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। वैसे बड़े बड़े दुश्मनों के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं। एक दिन ये कहते हैं कि ये कातिल लीग है, अगले दिन उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना देते हैं। लेकिन उनकी एक मिजाज ये भी है कि वो इस तरह भी करते हैं, जो मैंने अपने बारे में अर्ज़ किया है। तो ये जो है ये जरदारी साहब जो हैं वो मूड होते हैं, मुझे लगता है इस वक्त तो बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, इसलिए कि उन्होंने एक बाकायदा बैठ कर हल्फ उठाकर ये बात तय करके कि वज़ीर आला बनेंगे, उनने वज़ारत आला को छोड़कर इमरान खान के साथ जाने का फैसला किया। अच्छा नूरुल आरिफीन, आपको इसी हवाले से शरीफ ख़ानदान में क्या नज़र आ रहा है? वो जो कंपटीशन था वो तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोई अगर कहता है, जितनी दफ़ा मर्जी कहता रहे कि जी मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, आप देखें ना शाहिद खान अब्बासी साहब का मूड किस तरह से नज़र आया। तो ये आपको लगता है कि अब इक़्तिदार जो है 1 या 1.5 साल जितना भी चलता है ये बड़ा स्मूथली चलेगा, या कहीं जाकर ख़ानदान में मरियम साहिबा भी हो सकता है कि ये सब हमारी तरफ से ही आपको मिला हुआ है, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनके कहने पर ही चलना है? क्योंकि कहीं कहीं शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में तो आते हैं कि जो नवाज़ शरीफ कहेंगे वो होना है। अभी तारिक फ़ातमी का भी आपने देखा कि किस तरह से सारा मामला हुआ, दीगर कई चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि इसमें कहीं मुश्किल में आएगा शरीफ ख़ानदान भी, कहीं आगे जाकर आपस में टकराव हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब दूध बट रहा होता है तो ज़ाहिर है बिल्लियों में लड़ाई हो ही जाया करती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जो सबसे बड़ा चौधरी है उसकी बात रखी जाएगी। अब वो चौधरी नून है या शीन है, इससे ये देखना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब की चलनी है तो नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल है कि उनका ऑप्शन यही होगा कि सब एक साथ ही रहें, लड़े झगड़े नहीं। जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात वालों के दरमियान हुआ है वो सारी कहानियाँ दोहराने नहीं पड़े। और वो जो आप बात कर रहे हैं मरियम और हमज़ा की, वो बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है। कोई आँख का अंधा इस बात से सरफ़ नज़र कर सकता है, इनराफ़ कर सकता है, ये बात बिल्कुल है। किसी हद तक मैं इसे जायज़ भी समझता हूँ, लेकिन किसी हद तक, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप पूरा तक्कड़ कर रहे होते हैं, जो ज़ोर लगा रहे होते हैं, सामने अपनी एफर्ट दिखा रहे होते हैं, तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट आप चाहते हैं, कोई ना कोई समर आप चाहते हैं। सियासत में हो, किसी और शोबे में हो, ये सब चीज़ें लॉजिकल हैं। अगर मरियम साहिबा चाह रही हैं, लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश यही है कि मरियम साहिबा के हाथ में जाना कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरी अपनी ख्वाहिश है। अब इसका कोई कुछ रखे या ना रखे, मैं नहीं समझा इस बात को। क्यों?
नहीं, वो शरीफ ख़ानदान के लिए बेहतर है, क्योंकि मतलब अब मैं बात करूंगा तो फिर निस्वां क्या वो आज़ादी निस्वां बीच में आ जाएगी। मरियम नवाज़ के हाथ में गाड़ी की ड्राइविंग सीट अगर दे दी गई तो चौधरी शुजात वालों के साथ कम हुआ है जो इनके साथ हो जाएगा। क्योंकि पिछले ऐवान वज़ीर आज़म में रह करके मरियम नवाज़ ने जो कुछ करवाया था, सोशल मीडिया ब्रिगेड का आइडिया मरियम नवाज़ का था, जिसको इमरान खान ने चुराया और उसको इस कला को, इसको आर्ट की शक्ल दी, और उसके बाद दुश्मनों की ऐसी जूतेबाजी हुई कि अब इमरान खान के नाम पर जो कलमा नहीं पढ़ता, जो अपनी आंखों को नहीं चूमता, वो गद्दार है इस मुल्क में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मरियम नवाज़ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, मरियम नवाज़ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। हमज़ा अभी खुल करके सामने नहीं आए, हमज़ा का ये पहली दफ़ा है, लग पता जाएगा। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, अभी तक जिस तरह से कई हम देख रहे हैं वज़रा के पोर्टफोलियो नहीं पता चल रहे, कहीं ये कहा जा रहा है, मैं कोट कर रहा था, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि जी ये कुछ जूनियर्स को आगे कर दिया पीपल्स पार्टी ने, बड़े अच्छे जो लॉयल लोग थे मुस्तफ़ा खोखर जैसे, कुंडी साहब जैसे, उनको पीछे कर दिया गया। इसी तरह मुसद्दिक मलिक को नून लीग में जगह नहीं दी गई उस तरफ से। तो ये कुछ गलतियाँ हैं, ये अगर ठीक नहीं की जाएंगी तो ये कंपनी नहीं चल सकती। आप क्या कहते हैं, ये वाकई ये मसाइल हैं कुछ, मतलब ताकि मैं देख रहा JUIFA में भी ये मसाइल हैं कि जी डिप्टी स्पीकरशिप जो है वो भी सही तरह नहीं दी गई, ये चीज़ें चल रही हैं? तो कुछ लोगों का ये असाइनमेंट है कि इस तरह की चीज़ें तलाश करें और फैलाएं, तो वो अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना तो पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ है, ना PMLN में है, ना JUI में है। सारी पार्टियां इंटैक्ट हैं, अपनी अपनी जगह पर है। इख्तलाफ हो गया है हुकूमत में जाने पर, यानी इमरान खान के साथ जाने पर, वो काफ लीग में हुआ है, और काफ लीग से भी शीन नहीं निकली है, बल्कि पी निकल गई है, वो परवेज इलाही निकल गए हैं। चौधरी शुजात सदर हैं, उसके मरकजी सदर हैं, ठीक है, पार्टी के, उनका ग्रुप नहीं निकला, वो ग्रुप मौजूद है पार्टी में। अब भी वो अगर किसी को लिख कर दे दें कि इसको डिसीट कर दिया जाए तो शायद वो करवा भी लें, लेकिन पार्टी के सरबराह जो हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने क्यों नहीं काबीना ज्वाइन की? कोई इख्तिलाफ गारी साहब, कुछ इस बारे में कोई इत्तलात? किसने? मुस्तफा नवाज खोखर। मुस्तफा नवाज खोखर पहले भी अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे थे, और उनको वैसे भी पार्टी जो है वो थोड़ा सा फासले पर रख रही थी कि और चीज़ें हैं जो गैर सियासी चीज़ें हैं उनके दरमियान, और उन चीज़ों पर जो है कुछ चीज़ चल रही है। और ये कहना कि वो सीनियर है, वो सीनियर बिल्कुल नहीं है। ये कहना कि वो बहुत मजा हुआ है, मजा हुआ बिल्कुल नहीं है। वो कहना कि वो बहुत बड़ा विजनरी है, वो बिल्कुल नहीं है। वो कल का बच्चा है और कल सियासत में आया है, उस पर एहसान किया है पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि उनको वहाँ से इस्लामाबाद से लाकर सिंध की सीट से कामयाब कराया। ये उनका उनके ऊपर एहसान है। उनको अगर इख्तलाफ है तो वो अपना सिंध की सीट छोड़ें, कोई सिंध से एक और आदमी आ जाएगा। ठीक है। अब दिलचस्प बात यह है कि काफ लीग एक तरफ काबीना में है और दूसरा साहब ने हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ बनाने के लिए स्पीकर को ख़त भी भेज दिया है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि यानी आधी काफ लीग, आधा ख़ानदान हुकूमत में, आधा जो है वो अपोजिशन में है। तो सियासत में बहुत कुछ होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी में हम जानेंगे कि लंदन में बिलावल और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात में आखिर क्या चीज़ें तय पाई हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन में मुलाकात, पूरा वफ्द बिलावल के साथ है। शहरी रहमान साहिबा हैं, नवीद कमर साहब हैं, दीगर लोग भी हैं। अब बहुत सी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है जी सीट एडजस्टमेंट का मामला है, आगे भी साथ चलने की बात है, यानी अगले इलेक्शन में भी इसी तरह का कोई सेटअप लाने की बात है। नज़ीर लगारी साहब, आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या बातें तय पाई हैं, मुलाकातों का मकसद क्या है? मेरे ख्याल में एक नए सिरे से एक नए मिसाक जमहूरियत की बात उन दोनों के दरमियान चल रही है। माजी के तजर्बे को दोहराया गया, उनको रिव्यू किया गया, और जो हुआ था उस वक्त मिसाक जमहूरियत छोटा सा ये था कि मैं जद्दा के महल में मियां नवाज शरीफ साहब से मिला था, और मेरी मुलाकात तकरीबन को 7 घंटे की थी। तवील मुलाकात थी, बहुत सी बातें हुई थी उनके साथ। और फिर दुबई में आया था तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी तवील मुलाकात हुई थी, वो भी 7 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक हुई थी। मेरे साथ मेरी बेगम भी थी, और उस वक्त ये ख़याल था कि जी ये इस तरह का कोई दोनों के दरमियान राब्ता होना चाहिए। और फिर ये हुआ, फिर वो फौत हो गए रहमान मलिक साहब, उनके साथ भी राब्ता था, मेरा भी उनके साथ हुआ था।
ये नहीं है कि हम किसी सियासी अमल में शरीक होते हैं। हम एक हद तक मशवरा दे सकते हैं कि इस तरह चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर आप एक दूसरे की दुश्मनी छोड़कर और मुल्क के लिए और मुल्क के लोगों के लिए अगर सोचें तो ये हो सकता है। इस तरह की बातें हुई थी और फिर रहमान मलिक साहब भी उसमें पेश थे, तो वो जाकर एक मिसाक जमहूरियत बना था। अब मेरे किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ है, ना मैं किसी से मिला हूँ, लेकिन ये कि एक नए मिसाक जमहूरियत की बात हो रही है। इसमें वजारतों की, ओहदों की, मनसब की, सीटों की, सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। एक नया मिसाक जमहूरियत दोनों के दरमियान तय पाने के लिए बातचीत हो रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी तय हो जाएँ, हो सकता है कि बाद में ये चीज़ें तय होती रहें, लेकिन ये दोनों को फैसला करना होगा कि सियासत के अंदर गैर सियासी मुदाखलत को कैसे रोका जाए। और ये खुदरा और नर्सरियों में जो पौधे पैदा किए जाते हैं या ये जो ऑर्गेनाइज्ड नर्सरियों में जो पौधे पैदा किए जाते हैं जनाब इमरान खान साहब जैसे, इनका कैसे आगे चलकर वो देखा जाए कि किस तरह से ये आ जाते हैं और किस तरह से पूरे मंजरनामे पर छा जाते हैं और सारे लोगों को चोर डाकू कहना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ एहतसाब लाजमन होना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी उसको नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन इल्ज़ाम को सबूत के तौर पर हम साहब नहीं कभी मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। ये इल्ज़ाम लगाएं और हम मानेंगे ठीक है जी, लेकिन ये उन लोगों के दरमियान हो कि भाई अब इमरान खान आ जाए, हम आ जाएँ तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब किस तरह आए, दोबारा पाकिस्तान किस तरह आए, उसके बाद 2013 के इलेक्शन में किस तरह आए। मेरी तो खुद मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी उनके साथ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नवाज शरीफ के जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, पिछली दफा चार्टर डेमोक्रेसी का क्या हुआ, फिर मेमोगेट में मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया वो सबको पता है, क्या क्या करते रहे। और अभी बिलावल साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का खून है। ये सर जब पीडीएम बनी उसके बाद पीपल्स पार्टी को निकाला बीच में से, कोई पुरानी बात तो नहीं है। हर दफा ये होता है कि शायद नजरियात इनके इतने मुख्तलिफ हैं तो अच्छी बात है कि हर दफा वो दोबारा इकट्ठे होते हैं, लेकिन सवाल करना तो हमारा बनता है कि ये फिर उन्हीं के पास जा रहे हैं, फिर उसी तरह कर रहे हैं, कैसे तय होगा? बिल्कुल बनता है, लेकिन एक नर्सरी में पला बढ़ा पाला पोसा पौधा जो है वो लगाया गया था जिसका नाम इमरान खान था और जिसकी पार्टी को लाया गया था। ये जमहूरी रवियों के बरक्स था और बाकायदा जहाज़ चले थे और जहाज़ों के चलने से पहले हमारे सराइकी इलाके के सूबे का नारा मार कर जिन लोगों ने इत्तेहाद बनाया था उनको बाकायदा पकड़कर उनकी झोली में डाला गया था, तब ये हुकूमत में आए थे, वरना हुकूमत में नहीं आ सकते थे। पार्टी को तोड़कर जो है इनके शामिल किया गया। अब ये चीख रहे हैं कि जनाब वो लोग कैसे हैं, वो लोग यहीं से इन्हीं पार्टी से निकल कर गए थे, अब वापस अपनी पार्टी में इमरान खान जिस तरह आते हैं या इन जैसे लोग जिस तरह फरमा रहे हैं उनका रोकना है, आपके ख्याल में ये असल मकसद है वहाँ पर? अब नूरुल आरफीन नामा में अब इमरान खान का आपने भी रास्ता ही रोकना है। आपने जो तोशा खाना, जो मुसीबत खाना बना है, इसमें जो मेरी इतलात हैं उसमें यह है कि अगर बात निकलेगी पीछे तक जाए तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि पिछले जो तोहफे हैं वो शर्मिंदगी का बायस बनेंगे अगर इमरान खान के आप सामने लाएंगे और पिछलों के भी फिर सामने लाएं तो वहाँ भी बहुत कुछ है। मेरी तो किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है उसामा, ईमानदारी की बात है। BMW रेफरेंस, फलाना रेफरेंस, ढिकाना रेफरेंस, किसने कितनी की गाड़ी कितने में ले ली, ये सब चीज़ें खोलनी चाहिए, इसमें क्या दो राय है। लेकिन कहीं से कोई शुरुआत तो होनी चाहिए। कराची ऑपरेशन हो रहा था तो एक जमात को बड़ा मिर्ची लग रही थी, वो कह रही थी कि जी सबको लपेटा जाए, लेकिन उस एक जमात के डांडे कराची में नुक्से अमन से निकलते थे, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, फिर कराची को अमन का गहवारा बनते हमने देखा। इसी तरह से यहाँ ये पॉइंट है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं तो जो मोस्ट रिसेंट है, अगर आप यहाँ से शुरू करें तो क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है। लेकिन यहाँ 2-3 नुकात आपकी इजाज़त से अगर आप मुझे बयान फरमाने दें, मैं कुछ पॉइंटर्स लेके बैठा हूँ। जलसे में गम इतना बढ़ गया हैंडसम का कि वो जलसे में लतीफ़े बाकायदा सुनाते रहे, बता रहे थे कि तोहफे बेच करके उन्होंने अवाम के लिए एक सड़क बनवाई। कैन यू बिलीव उसामा, आप अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जनाब वाला सुल्ताना डाकू अगर इस दौर में होता, रॉबिन हुड होता, तो एक मरतबा फिर शिद्दत गम से मर जाता कि ये कौन सा आदमी आया है कि जो चोरी कर करके लोगों के लिए सड़क बनवा रहा है। यार गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। इतना साफ झूठ इमरान खान के अलावा सफेद कौवा इस दौर में अगर किसी ने बेचा है तो वो सिर्फ इमरान खान है। 2-3 नुकात है, फरमा रहे थे IMF से हम छुटकारा पाने ही वाले थे कि साजिश हो गई। कैन यू बिलीव, IMF और वर्ल्ड बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मांग करके IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर, आलमी मालियाती इदारों के कहने पर स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर देने वाला वजीर आजम हमसे कह रहा है कि हम IMF से छुटकारा पाने वाले थे। IMF की आखिरी शर्त तक पूरा करने जा रहा था ये आदमी, IMF की आखिरी शर्त तक।
जो खुद मुख्तारी का चूरन बेच रहा है, कह रहे थे तसादुम नहीं चाहता। इनसे ये पूछो कि जब वजीर आजम थे, टेलीविजन पे बैठ के रोज सिविल नाफरमानी की कॉलें दे रहे थे, वो तो मैं सामने वालों की बर्दाश्त की दाद देता हूं, या शायद नजरिया ज़रूरत इतना तगड़ा इस वक्त फिर होकर के आ गया कि इमरान खान के खिलाफ कुछ हो नहीं रहा। वो एक वजीर आजम जिसने आइन तोड़वाया, वो एक वजीर आजम के जिसने सिविल नाफरमानी की तकरीबन कॉल दी, वो एक आदमी के जिसने बाकायदा लोगों को बगावत पर इंस्टिगेट किया, वो ये कह रहा है कि मैं तसादुम नहीं चाहता। इस दौर में इससे बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? कहते हैं जल्द इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इनसे ये पूछो कि इस वक्त जो आप पूरे मुल्क में ताता थैया करते फिर रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होगा? इस वक्त बाकायदा कुछ मीडिया ग्रुप्स की मैं बात करता हूं, कुछ एंकर्स की मैं बात करता हूं, कुछ रिपोर्टर्स की मैं बात करता हूं, वो बाकायदा पार्टी बन करके वो जी आप अच्छा मेरी छुट्टी हो गई? नहीं, मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें छोटा सा मैं अर्ज कर दूं कि देखिए, मैं भी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई केस तो बनाए ना ये हुकूमत। कोई यानी हेलीकॉप्टर का भी कह दिया, कोई केस नहीं बना रहे, ये चोरी का आप भी फरमा रहे हैं, कोई केस तो बनाए इस पर, अगर केस बनता है तो। यानी खुद रूल्स बनाए हुए हैं, नहीं होने चाहिए इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर। ये केस बनाना नूरुल आरफीन सिद्दीकी के हाथ में नहीं है ना, ये केस बनाना अगर मेरे हाथ में होता, खुदा की कसम इस प्रोग्राम में, तो इसका मतलब है कि चोरी नहीं हुई। मैं इमरान खान को अगर किसी को पता चल जाए जुर्म हुआ है तो फिर फौरी तौर पर केस दर्ज करवाना चाहिए, और हुकूमत वक्त का ये फर्ज बनता है कि उस पर फिर करें। या तो फिर ये खुद चोर हैं, ये खुद पता नहीं क्या बहुत सारे बनते हैं। फर्ज तो ये भी बनता है कि लोगों को सेहत आम्मा की सहूलियात दो, फर्ज तो ये भी बनता है कि लोगों को भुखमरी से बचाओ, फर्ज तो ये भी बनता है कि लोगों को बेरोजगारी के क्राइसिस से निकालो, लोड शेडिंग के अजाब से निजात दो। फर्ज की भी तो नंबर प्रायोरिटी होती है ना। अब अगर इमरान खान है तो वो सबसे पहले ये काम करेगा कि यार मुल्क तो रखो साइड पे, पहले अपना जाती बदला लो। इमरान खान की हद तक तो मैं ये मान सकता हूं, उसका वो एक आदमी जो सियासी इंतकाम में अंधा होकर के 3 साल तक, अभी जो आपने एक टोटा चलाया था इमरान खान का, उसमें क्या था? सिर्फ गाली नहीं बकी थी शहबाज शरीफ को, हजियान बकना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के बारे में किसी को डीजल हार तो वो भी नहीं पहनाते नूरुल आरफीन, हार तो वो भी इमरान खान को नहीं पहनाते। वो यार इतना नहीं करते यार, को खुदा का खौफ करो यार, इतना नहीं करते, इतना नहीं करते। मैं किसी सियासी जमात का, मतलब ईमानदारी की बात है, मैं किसी को पसंद भी नहीं करता, क्योंकि मैं एक सियासी सोच रखने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना वो भी नहीं करते जितना आप इनको स्पेस दे रहे हैं। इतना अगर इस मुल्क में किसी को छूट मिलती तो मैं समझता हूं कि मामला शायद यहां तक नहीं पहुंच रहे होते। अच्छा, फिर वही लगारी साहब वाली बात आ जाएगी जो मैं करना नहीं चाह रहा। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन आपका। जनाब अभी तक जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं हुकूमत की तरफ से, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहब भी आती हैं, सुना जाती हैं, हेलीकॉप्टर पर इतना खर्चा हुआ, बल्कि मैं देख रहा था कि 51 करोड़ तो उसकी मेंटेनेंस का है, तो उसको भी क्या इसी में डाला जाएगा, फिर माजी में भी फिर झांका जाएगा। तो कोई इस पर या तो केस बनाए, या ये जो सारा तोशाखाना का मामला है इसको बंद करना चाहिए। ये किस दौर में बना तोशाखाना के कवानीन के जी 20% आप रकम जमा करवा कर आप ले सकते हैं, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, वरना ये इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहेंगी, निकलेगा कुछ भी नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।